हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हम सबके परम श्रद्धेय नेता लालकृष्ण आडवाणी जी, मंच पर आसीन मेरे सभी सम्मानित साथीगण और इस राष्ट्रीय परिषद में भाग ले रहे मेरे बहुत ही स्नेही भाइयों और बहनों, राजनीतिक स्थिति के बारे में राजनाथ सिंह जी ने कल अपने अध्यक्षीय भाषण में और आज सुबह श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने उद्बोधन में और भाई रविशंकर प्रसाद ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में बहुत विस्तार से आप लोगों को बताया है। इसलिए मैं उन तथ्यों को दोहराना नहीं चाहूंगी। मैं अपनी बात वहां से शुरू करना चाहती हूं जहां से नरेंद्र भाई ने खत्म की है। मैं बात करना चाहती हूं उस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की जो इस राजनीतिक स्थिति के कारण देश में निर्मित हुआ है, और मैं बात करना चाहती हूं उन चुनौतियों की जो इस परिप्रेक्ष्य के कारण हमारे सामने खड़ी हुई हैं। मित्रों, मुद्दा चाहे महंगाई का हो या भ्रष्टाचार का, मुद्दा चाहे आतंकवाद का हो या महिला असुरक्षा का, मुद्दा चाहे युवाओं की बेरोजगारी का हो या एफडीआई की धार पर खड़े व्यापारी का, मुद्दा चाहे किसानों की आत्महत्याओं का हो या मजदूरों के शोषण का, मुद्दा चाहे कोलगेट का हो या हेलीकॉप्टर स्कैम का, सभी मुद्दों का मिला जुला परिणाम एक है कि लोग इस सरकार से त्रस्त होकर इससे छुटकारा पाना चाहते हैं और छुटकारा पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि लोगों की ये उम्मीद ही हमारे लिए चुनौती बन गई है। हम लोगों की इस उम्मीद को नाउम्मीदी में नहीं बदल सकते। हम देश की जनता को उन शासकों के हवाले दोबारा नहीं छोड़ सकते जो दिन रात इस देश को लूट रहे हैं और तरह तरह से लोगों को संत्रास दे रहे हैं। हमें इस चुनौती को स्वीकारना है और सफलता से इसका सामना करना है। हमने इस दयनीय स्थिति से देश को उबारना है और लोगों को संत्रास से निकालना है। और इसीलिए इस राष्ट्रीय परिषद का थीम हमने रखा है सुशासन संकल्प भाजपा विकल्प। ये राष्ट्रीय परिषद अगर यहां से इन दो वाक्यों को अपना ध्येय वाक्य बनाकर ले जाए तो मैं समझती हूं कि इस राष्ट्रीय परिषद की वो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। 6 राज्य इस बार चुनाव में जा रहे हैं। पहले कर्नाटक और झारखंड, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली। गुजरात की तीसरी जीत, नरेंद्र भाई की तीसरी जीत ने इस बात को स्वीकार करवा दिया है, साबित और प्रमाणित कर दिया है कि यदि राज्य सत्ता अच्छा शासन दे तो लोग आपको विकल्प के तौर पर केवल स्वीकार ही नहीं करते बल्कि बरकरार रखते हैं। और मुझे खुशी है कि उस बरकरारी की कतार में हमारे 2 राज्य साथ साथ खड़े हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसी वर्ष 2 हैट्रिक और बनने वाली हैं। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी हैट्रिक बनाएगी मध्य प्रदेश में और रमन सिंह जी के नेतृत्व में वो स्वयं हैट्रिक बनाएंगे छत्तीसगढ़ में। ये हमारा पहला मॉडल है, अच्छी सरकार चलाओ और बार बार आओ। एक दूसरा मॉडल है मित्रों, गोवा का, जहां हमने कांग्रेस के कुशासन का पर्दाफाश करते हुए अपने सुशासन के वायदे पर कांग्रेस से सरकार छीनी है और आज बहुत ईमानदारी से वो सरकार चल रही है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से हमने गोवा को मुक्ति दिलाई है।
एक अकेला राज्य है भारतीय जनता पार्टी शासित जिसने गोवा के लोगों को सीधे महंगाई से राहत दी है। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि इस पर लगने वाला प्रादेशिक वैट मैं कभी नहीं लगाऊंगा। इसीलिए अगर यहां डीजल पेट्रोल 70 रुपए पर मिलता है तो वहां 53 रुपए पर मिलता है। और गोवा के मुख्यमंत्री ने एक और बात की, आज कैश ट्रांसफर की बात केंद्र की सरकार कर रही है। वो कैश ट्रांसफर केवल उन पैसों का कर रहे हैं जो पहले से उन्हें कैश दिया जाता है। लेकिन मनोहर पर्रिकर ने कहा कि महंगाई केंद्र की नीतियों से बढ़ती है। मैं उन नीतियों को तो परिवर्तित आज नहीं कर सकता, जब मेरी सरकार आएगी केंद्र में तब परिवर्तित करेगी, लेकिन महंगाई अलाउंस के नाम पर बीपीएल की महिलाओं के खाते में 1000 रुपये महीना डाल सकता हूं ताकि वो महंगाई का बोझ न सह सकें। और आज उस सुशासन के बल पर गोवा की सरकार चल रही है। उस कतार में भी हमारे 2 राज्य खड़े हैं कांग्रेस से सरकार छीनने के लिए, राजस्थान और दिल्ली, जो इस वर्ष ये सरकारें कांग्रेस से छीनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। लेकिन मित्रों, इन 2 अच्छे उदाहरणों के साथ हमारे पास 2 अप्रिय उदाहरण भी हैं, एक हिमाचल का और एक उत्तराखंड का, जहां सरकारें अच्छी चली लेकिन हम दोबारा चुनाव में नहीं आ सके, जीत नहीं सके। जहां तक हिमाचल की सरकार का ताल्लुक है, मैं साक्षी हूं इस बात की कि चुनाव से पहले भी और चुनाव के दौरान भी जो भी हिमाचल से आता था वो सरकार की सराहना करता था, सरकार के विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता था। और इसी तरह उत्तराखंड में भी, चाहे खंडूरी जी मुख्यमंत्री रहे, चाहे निशंक जी रहे, चाहे खंडूरी जी दोबारा बने, सरकार की योजनाओं की सराहना हमेशा होती रही। अच्छी सरकारें चली मगर हम चुनाव नहीं जीत पाए। अगर हम आत्मविश्लेषण करके देखें तो पाएंगे सरकारें अच्छी थीं मगर संगठन में एकजुटता का अभाव था और उसी कारण हम सरकारें गंवा बैठे। और इस उत्तराखंड में तो एक ऐसा नमूना सामने आया, विधानसभा चुनाव में सिर नहीं जुड़ सके तो 1 सीट से हम कांग्रेस से पीछे रह गए, मगर 1 महीने बाद ही जब तीनों सिर जुड़ गए, कार्यकर्ता संगठित होकर के उपचुनाव में निकला तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर की सीट उसका बेटा चुनाव लड़ रहा, लेकिन सिटिंग चीफ मिनिस्टर की सीट पर उनके बेटे को हराने में हम सफल हो गए और टिहरी की सीट जीत गए। 2 और उदाहरण हैं कर्नाटक और झारखंड के, जहां सरकार तो बहुत अच्छी चली। कर्नाटक की सरकार की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी, मुख्यमंत्री चाहे कोई रहा हो, पहले येडियुरप्पा जी, बाद में सदानंद गौड़ा जी, आज जगदीश शेट्टर, लोकप्रियता पराकाष्ठा पर थी, मगर सरकारें अस्थिरता के भंवर में फंसी रहीं। इसीलिए आज हमें लक्ष्य साधना है इस राष्ट्रीय परिषद में कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीसरी बार जीतेंगे, दिल्ली और राजस्थान में कांग्रेस से सरकार छीनेंगे, कर्नाटक और झारखंड में पहले से बेहतर स्थिति लाकर स्थिर सरकारें बनाएंगे, पर हिमाचल और उत्तराखंड कहीं नहीं दोहराएंगे, हिमाचल और उत्तराखंड कहीं नहीं दोहराएंगे। और इस सब के बाद, इसके साथ होता है या बाद में होता है, लोकसभा के चुनाव में इस सरकार को अपदस्थ करके भाजपा नेतृत्व की सरकार बनाएंगे। ये लक्ष्य लेकर राष्ट्रीय परिषद का कार्यकर्ता यहां से जाएगा। पर यह काम करने के लिए हमें करना क्या होगा? मुझे लग रहा था कि जैसे सुशासन संकल्प और भाजपा विकल्प ये ध्येय वाक्य है, क्या ऐसा ही 2 वाक्यों का कोई मंत्र हमें मिल सकता है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आगामी कार्यक्रम रखते हुए भाई अनंत कुमार जी ने वो 2 शब्द हमें दे दिए। पता नहीं राष्ट्रीय परिषद में वो उन्हें कहना क्यों भूल गए, पर जिस समय उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा कि इसके लिए हमें चाहिए एकता और सक्रियता, ये 2 शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, वहां बैठे बैठे मुझे ये मूल मंत्र मिल गया कि हमारा ध्येय वाक्य होगा इस राष्ट्रीय परिषद का
सुशासन संकल्प, भाजपा विकल्प। और उसको प्राप्त करने का, उस ध्येय को प्राप्त करने का मूल मंत्र होगा एकता और सक्रियता। मित्रों, ये एकता बाधित होती है जब विधानसभा या लोकसभा के चुनाव आते हैं। क्यों बाधित होती है? क्योंकि कानूनी बाध्यता है कि एक विधानसभा या एक लोकसभा से हम केवल एक ही व्यक्ति को सीट दे सकते हैं, टिकट दे सकते हैं। पर हमारे संगठन की व्यापकता इतनी है कि एक से ज्यादा उम्मीदवार पात्रता रखते हैं और ऐसे पात्र लोगों की उपलब्धता हमारे यहाँ ज्यादा होती है। और जो राजनीतिक क्षेत्र में है उसके मन में ये आकांक्षा उठना कि मैं चुनाव लड़ूं, मैं एमएलए बनूं, मैं एमपी बनूं, कतई अस्वाभाविक नहीं है। ये बहुत जायज है कि एमएलए बनना चाहता है, एमपी बनना चाहता है, कॉर्पोरेटर बनना चाहता है, कोई ना कोई निर्वाचित पद मुझे मिले, ये आकांक्षा अनुचित भी नहीं है। पर जैसे मैंने कहा, हमारी मर्यादा है, टिकट बांटने वालों की सीमा है कि किसी एक को ही देना है। किसी भी कारण से फैसला एक के पक्ष में चला जाता। अब जब मन के प्रतिकूल फैसला होता है वो अग्नि परीक्षा का क्षण होता है। मन के प्रतिकूल फैसला होने के बाद पार्टी संगठन में निष्ठापूर्वक लगा रहना, वो कार्यकर्ता अग्नि परीक्षा में पास होता है। और जो मन के अनुकूल केवल फैसला चाहता है और प्रतिकूल फैसले के समय बागी हो जाता है, वो उस अग्नि परीक्षा में फेल हो जाता है। और मुझे दुख है इस बात का कि हम लोगों के शब्दकोश में एक नया शब्द आ गया है, निपटाना। और हम लोग कई बार कहते हैं कि अरे भैया टिकट इसे मिल गया, अब अगर इसे जिता दिया तो ये तो फिर यहाँ सिटिंग एमपी, सिटिंग एमएलए हो जाएगा, हमारा भाग्य सील हो जाएगा, इसलिए इसे यहीं की यहीं निपटा दो तो ज्यादा अच्छा है। और हम निपटाने में लग जाते हैं। इतना हमें लगता है कि हम एक को निपटा रहे हैं, पार्टी तो जीती जाएगी। लेकिन होता यह है कि एक को एक निपटाता है, दूसरे को दूसरा और तीसरे को तीसरा, और साथ साथ पार्टी निबट जाती है। किसी भी बड़े से बड़े महल को गिराने के लिए मित्रों एक ईंट निकालने की आवश्यकता होती है। एक ईंट निकलता ही बाकी ईंटें तो अपने आप ढह जाती है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर टिकट नहीं भी मिले तो सरकार आने के बाद बांटने को बहुत कुछ होता है, बड़ा नहीं तो छोटा, कुछ ना कुछ मिल जाता है। और न भी मिले तो अपने आप में ये इतना बड़ा विश्वास कि हम एक ऐसी सरकार ले आए जो सुशासन के माध्यम से मेरे प्रदेश के लोगों का कल्याण कर रही है, देश के लोगों का विकास कर रही है, ये अपने आप में कम संतोष की बात नहीं है। इसलिए आज हमें यहां से ये प्रण लेकर जाना, इतना बड़ा आह्वान हुआ है, यहां इतनी बड़ी चुनौती सामने खड़ी है, देश आपकी तरफ निहार रहा है। वहां एक एमएलए की सीट या एक एमपी की सीट हमारे इस प्रण को डिगाड़ नहीं सकती, हमारे इस इतने बड़े अनुष्ठान को समाप्त नहीं कर सकती। चुनाव से पहले की ये आखिरी राष्ट्रीय परिषद है, ये 6 के 6 चुनाव इसी राष्ट्रीय परिषद के माध्यम से समर में जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हमने यहां बड़े बड़े आह्वान सुनकर ताली तो बहुत बजाई है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है यह भी हमें यहां से तय करके जाना है। तो संगठन की एकजुटता हमें चुनाव जिताएगी, इस समर में विजय पताका फहराएगी। ये हमें पहला प्रण लेना है। दूसरा प्रण है एकता के साथ सक्रियता। एक तो है, मगर अगर निष्क्रिय होकर घर में बैठे हैं तो हमारा कोई योगदान नहीं होगा। इस राजसूय यज्ञ में हर एक को अपनी आहुति डालनी है। और वो सक्रियता केवल धरने प्रदर्शन की नहीं चाहिए, केवल रैलियों में भीड़ की नहीं चाहिए, वो सक्रियता चाहिए नीचे बूथ प्रबंधन की, वो
सक्रियता चाहिए नीचे आखिरी आदमी के घर तक दस्तक देने की। मित्रों, चुनाव दो ही चीजें जिताती हैं, एक हवा और एक अच्छा चुनाव प्रबंधन, और ये दोनों चीजें जरूरी हैं। इनमें से एक की भी कमी रह जाए तो चुनाव जीता नहीं जा सकता। ये कर्नाटक के मेरे साथी यहां बैठे हैं और अनंत कुमार मंच पर बैठे हैं, साक्षी हैं इस बात के। मुझे दक्षिण में बल्लारी भेजा गया था चुनाव लड़ने के लिए। 14 दिन पहले रात को 2:30 बजे फोन आया था और सुबह 6 बजे मैं चली गई थी। उन 14 दिनों में हवा तो बहुत बना दी थी, इतनी हवा बन गई थी कि 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर्वे करके कहा था कि 65% वोट सुषमा स्वराज को मिल रहे हैं, 65% वोट। लेकिन चुनाव प्रबंधन के लिए, बूथ संभालने के लिए लोग मेरे पास नहीं थे। बल्लारी अकेला जिला था जहां कर्नाटक में बहुत अच्छी संगठन की इकाई नहीं थी। 12 बार की जीती हुई सीट थी वो कांग्रेस की, 12 बार की, और उनकी अपनी अध्यक्षा वहां से चुनाव लड़ रही थी। लेकिन उस बूथ प्रबंधन के अभाव में मात्र 56,000 वोटों से मैं चुनाव हार गई। पर कांग्रेस, जिनका बूथ प्रबंधन इतना अच्छा था, उस हवा के कारण उनकी अध्यक्षा 56,000 वोटों पर आकर रह गई। जब वो अमेठी से चुनाव लड़ रही थी उसी समय 3.5 लाख वोटों से जीती अमेठी से। लेकिन कर्नाटक के बल्लारी में चूंकि हवा उनके पक्ष में नहीं बन पाई थी, वो मात्र 56,000 वोटों से जीत कर आई। इसका मतलब है कि हवा भी चाहिए और चुनाव प्रबंधन भी, और चुनाव प्रबंधन भी ऐसा कि हर बूथ पर 10 लोग, एक बूथ पर 1000 से ज्यादा वोट नहीं होता, और 1000 वोट का मतलब है 200 से ज्यादा घर नहीं होते। वो 10 लोग, एक एक व्यक्ति 20-20 घर का मालिक बन जाए, एक एक कार्यकर्ता 20-20 घर में दस्तक दे। और ये जो अभी कार्यक्रम दिया है, गांव गांव चलो, घर घर चलो, इसमें वो 20 घर बंट जाएं, वो उन्हीं 20 घरों में आखिरी दिन चुनाव तक रहे, बार बार जाना, कभी साहित्य लेकर जाना, कभी अपनी उपलब्धियां लेकर जाना, कभी इनके खिलाफ का आरोप पत्र लेकर जाना, उनके सुख दुख में शामिल होना। 20-20 घर पर बीजेपी का एक एक जवान खड़ा हो जाएगा। तो जिस तरह की गंगा चौकियों की बात उमा जी कर रही थी, हर 20 घर पर भाजपा की एक चौकी खड़ी हो जाएगी, तो दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को जीतने से रोक नहीं सकती। मैं जानती हूं चुनौती बड़ी है, बहुत बड़ी है। 2 सरकारें तीसरी बार लानी है, 2 सरकारें कांग्रेस से छीननी है, 2 सरकारें स्थिर सरकार में बदलनी है, और उसके बाद देश का चुनाव जीतना है। मगर जितनी चुनौती बड़ी है मित्रों, उससे ज्यादा जज्बा बड़ा है हमारा, और देश साथ खड़ा है हमारे। ये दोनों चीजें मिलकर इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करवाएंगी। और मैं ये कहना चाहती हूं कि जब केंद्र में सरकार बन जाएगी हमारी, तो राष्ट्रीय परिषद में हम दूसरी सरकारों की आलोचना करने वाले राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पारित नहीं किया करेंगे, बल्कि अपनी उपलब्धियों की सराहना करते हुए, गर्व से ऊंचा करते हुए माथा इस तरह की राष्ट्रीय परिषदों से बाहर जाया करेंगे। वही सपना मेरी आंखों में है और उस सपने को आप साकार करेंगे। यही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।